हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम वही युद्ध पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जितने भी हमारी हिस्ट्री में युद्ध हुए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एक नाम लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, यहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं हमारे इतिहास में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछा जाता है, जिसको आप लोग याद रखोगे। मैं यहां पर लिख देता हूं उसको। 261 ईस्वी पूर्व ये दोस्तों हुआ था कलिंग का युद्ध। यहां से दोस्तों हम लोग इसको याद रखें, कलिंग का युद्ध। और ये किनके किनके बीच में हुआ है, यहां से हम लोग देख लेते हैं। सम्राट अशोक वर्सेस, यहां कलिंग उड़ीसा। कलिंग जो जगह है वो उड़ीसा में पड़ती है। तो उड़ीसा में एक राजा था जिसका नाम था नंदराज। दोस्तों, यहां से एक बात और बताना चाहूंगा, जो शासक मैं पहले लिख रहा हूं इसका मतलब है बिन, यानी ये जो पहला वाला शासक है ये विजयी शासक है और दूसरा वाला जो शासक है वो हारा हुआ शासक है। तो यहां पर आप एल से भी इसको शो कर सकते हैं। तो जीता हुआ शासक हम लोग इधर लिख रहे हैं और हारा हुआ शासक इधर लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे युद्ध पे। दोस्तों, हमारा जो दूसरा युद्ध हुआ है वो है 1191 ईस्वी, जिसको हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। जो हमारा विजयी शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान, और किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों, यहां पर एक नया शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा वाला युद्ध है उनके उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1192 ईस्वी। तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे। तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, अब यहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और ये किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दोस्तों, यहां से एक बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रथम युद्ध में जो विजयी राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान और हारा हुआ शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। यहां पर क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दया दिखाई और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। और आने वाले समय में लगभग 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जीता हुआ राजा है और पृथ्वीराज चौहान हारा हुआ राजा है। तो दोस्तों, यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। आपने सुना भी होगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, इसके जो लेखक है वो है कौन, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो में ये लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक विद्या थी जिसको आप शब्दवेदी बाण के नाम से जानते हैं। तो चंद्रबरदाई के द्वारा ये बात मोहम्मद गौरी को जब बताई गई तो मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि हम भी इस विद्या को देखना चाहते हैं। तो मोहम्मद गौरी एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया और नीचे पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। तो वहां से चंद्रबरदाई ने एक इशारा किया, उन्होंने कुछ अपनी वर्डिंग में कहा कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रधान, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी दूरी जो थी वो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बता दी गई। और यहीं पर क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष से जो तीर छोड़ा वो जाकर किसको लगा, मोहम्मद गौरी को लगा। यहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सत्यता है, हमारे
चंद्रबरदाई के द्वारा जो लिखा गया वो तो यही बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे कौन सा युद्ध हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। तो यहां से हम लोग जो नेक्स्ट युद्ध देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है 1194 ईस्वी। तो दोस्तों 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध, तो दोस्तों यहां से मैं लिख देता हूं ये युद्ध किनके किनके बीच में हुआ है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे और ये युद्ध किसके साथ हो रहा है, जयचंद के साथ हो रहा है। जयचंद, तो दोस्तों आप लोगों ने जयचंद का भी नाम सुना होगा। जयचंद की जो लड़की थी या जो जयचंद की जो पुत्री थी उनका विवाह किसके साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में। तो एक युद्ध हम लोग और पढ़ते हैं 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि हमारे पेपर्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों, यहां से मैं लिख देता हूं। ये युद्ध हुआ बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दोस्तों ये वो युद्ध था जहां से मुगल वंश की स्थापना हो रही है। दोस्तों बाबर जो था वो संस्थापक था मुगल वंश का। तो यहां पर जो शासक था इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया और एक नए वंश की नींव डाली जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। यहां दोस्तों 1527 ईस्वी में एक युद्ध बाबर के द्वारा और लड़ा गया जिसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। दोस्तों एक चीज यहां से बताना चाहता हूं, राणा सांगा एक राजपूत शासक थे। इनका दूसरा नाम हमें संग्राम सिंह भी मिलता है। तो दोस्तों यहां से इनके बारे में एक बात यह कही जाती है कि जब बाबर का राणा सांगा से युद्ध हो रहा था तो अचानक क्या हुआ, राणा सांगा के चेहरे पर आकर एक तीर लग गया और जब तीर राणा सांगा के चेहरे पर आकर लगा तो राणा सांगा बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब बेहोश होकर नीचे गिर गए तो दोस्तों आपने देखा होगा जहां पर युद्ध होते हैं वहां पर बहुत सारे जो पक्षी होते हैं मांस खाने वाले, जैसे बाज और चील। तो ये बाज और चील वहां क्या कर रहे थे, जो सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, उनका मांस नोच नोच के खा रहे थे। तो जब राणा सांगा के चेहरे पर तीर लगा तो बहुत सारे पक्षी आके राणा सांगा का मांस खाने लगे। यहीं पास में एक सैनिक खड़ा था, जब उसने ये देखा कि मेरा जो राजा है वो नीचे पड़ा हुआ है और बहुत सारे पक्षी उसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं, तो यहां पर उस सैनिक ने क्या किया, अपनी तलवार निकाल के अपने मांस को काट काट के उन पक्षियों को डालने लगा। तो दोस्तों इनके बारे में यहां पर यह भी कहा जाता है, राणा सांगा के बारे में, जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो यहां पर किसी इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि 80 घाव लगे थे तन में, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो दोस्तों ये जो लाइनें हैं वो किसके लिए कही गई है, राणा सांगा के लिए कही गई है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, राणा सांगा के इस युद्ध में बायां हाथ कट गया था। यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे, राणा सांगा का बायां हाथ खानवा के युद्ध में कट गया था और राणा सांगा युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं गए थे, मतलब उनके सैनिकों ने उनको बचा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 1528 ईस्वी में। यहां दोस्तों 1528 ईस्वी में एक और युद्ध हो रहा है जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। दोस्तों सभी मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, अभी मैं बताऊंगा पेपर्स में हमारे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंदेरी का जो युद्ध है वो बाबर के बीच में, बाबर और एक शासक थे मेदिनी राय। दोस्तों आपको यहां बता देता हूं, मेदिनी राय जो थे वो राजपूत शासक थे। मैं यहां से बताना चाहता हूं, राणा सांगा भी राजपूत थे और मेदिनी राय भी राजपूत शासक थे। तो यहां से हम लोग ध्यान रखेंगे, बाबर और मेदिनी राय के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो यहां हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी इस युद्ध में बाबर के साथ था। आगे मैं और बताऊंगा शेरशाह सूरी की इस युद्ध में क्या भूमिका थी, हम लोग आगे देखते हैं। यहां से हम लोग लिखते हैं 1529 ईस्वी में एक युद्ध और हुआ जिसका नाम है घाघरा का युद्ध।
दोस्तों यहां पर जो युद्ध हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, यहां से मैं लिख देता हूं आपको। बाबर इस युद्ध में विजयी रहे थे और ये युद्ध हुआ था अफगानों के बीच में। यहां पर एक अफगान था जिसका नाम था महमूद लोदी। दोस्तों यहां से हम लोग देख लेंगे जो महमूद लोदी है वो इब्राहिम लोदी का भाई है। तो दोस्तों यहां से एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सैनिक के पद पर था और इसी युद्ध के बाद चंदेरी के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुगल जितने भी मुगल शासक है मैं उनको आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बाबर का जो लड़का था जिसका नाम था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में भी युद्ध हुए। तो आगे हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं 1539 ईस्वी में। दोस्तों 1539 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहां से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शेरशाह सूरी भी अफगान था। तो अब देख लेते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज यहां से और कॉमन देखिए, यहां से हमें एक चीज और कॉमन देखने को मिलती है। बाबर, देखिए बाबर जब तक जिंदा था, जितने साल तक जिंदा था उसने लगातार युद्ध लड़े। देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1526 ईस्वी में पहला युद्ध, दूसरा 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो जब तक ये जिंदा रहे तब तक लगातार युद्ध करते रहे और सभी में इनको क्या है, विजय प्राप्त हुई। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी इन युद्धों का क्रम लगाने को आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, युद्धों का जो क्रम है, साल कैसे किस तरीके से कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है, इसको आप लोग जरूर अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि पेपर्स में इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं चौसा के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। देखिए चौसा के युद्ध में जो युद्ध हो रहा है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हो रहा है। दोस्तों यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले शेरशाह सूरी क्या बाबर की सेना में एक सैनिक थे, लेकिन आगे हमने कालांतर में क्या देखा, शेरशाह सूरी ने पूरी सैन्य व्यवस्था को समझ लिया था, बाबर की पूरी सैन्य व्यवस्था को समझ लिया था। तभी उसने ये कमेंट किया था कि अगर भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुगलों को बहुत आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। इसी क्रम में उसने शेरशाह सूरी ने बाबर का जो लड़का था हुमायूं उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चौसा का जो मैदान था वो गंगा नदी के किनारे था। जब यहां पर युद्ध हो रहा था तो हुमायूं गंगा नदी में कूद गया और गंगा नदी में कूदने के बाद वहां पर जब वो तैरते तैरते थक गया तो वहां पर उसको एक नाविक दिखाई दिया। उस नाविक का नाम था दोस्तों, कभी कभी नाविक का नाम भी पूछा जाता है, उस नाविक का नाम था दोस्तों निजाम। तो इस नाविक को आप लोग ध्यान रखोगे, नाविक को भिस्ती भी कहा जाता है, कहीं कहीं भिस्ती आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं नाविक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब उसने इस नाविक को देखा तो हुमायूं ने उसको आवाज लगाई और निजाम जो था नाविक अपनी नाव लेके हुमायूं के पास आ गया और हुमायूं उस नाव पे बैठ गया और उसने आसानी से गंगा नदी को पार कर लिया। तो हुमायूं ने इस नाविक से, इस भिस्ती से एक वादा प्रॉमिस किया, एक वादा किया कि अगर भविष्य में मैं राजा बनता हूं, अगर भविष्य में मैं सुल्तान बनता हूं, शासक बनता हूं, तो आपको एक दिन के लिए सुल्तान अवश्य बनाऊंगा। तो आप ये ध्यान रखोगे, हुमायूं दोबारा शासक बना और फिर एक दिन के लिए सुल्तान कौन बना, निजाम। तो ये हमारे पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दिन के लिए शासक कौन बना, हुमायूं ने किसको एक दिन के लिए शासक बनाया। तो यहां से आप लोग याद रखोगे निजाम, ये एक नाविक था। देखिए दोस्तों आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां से मैं ऊपर में डाल रहा हूं दोस्तों। अब देखिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यहां से हम लोग पढ़ेंगे 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में दोस्तों एक और युद्ध हो रहा है जिसको हम कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, कन्नौज, और इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध।
तो ये दोस्तों ये वाला युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। ये युद्ध हो रहा है शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों, हुमायूं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हम पहले शासक लिख रहे हैं इसका मतलब है विनर। मैं यहां से बिठा देता हूं दोस्तों ऊपर कुछ। तो ये दोस्तों यहां पर हम लोग विनर को लिख रहे हैं और यहां पर जो हारा हुआ शासक है उसको लिख रहे हैं। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं 1540 ईस्वी में कन्नौज का जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों 15 साल तक निर्वासित रहा और 15 साल बाद इन्होंने एक युद्ध और लड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, अभी यहां से मैं लिख देता हूं आपको, 1555 ईस्वी में इन्होंने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। सरहिंद का युद्ध दोस्तों, सरहिंद का जो युद्ध है वो हो रहा हुमायूं और यहां पर शेरशाह सूरी का एक लड़का था जिसका नाम था सिकंदर सूर। अब यहां से देख लेते हैं दोस्तों, ये युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं, हुमायूं ने सिकंदर सूर को हरा दिया था और अफगान वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। कहने का मतलब यह है कि शेरशाह सूरी का जो वंश था, अफगान वंश, वो पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हुआ और फिर से मुगल दोबारा भारत में आ गए और मुगल वंश दोबारा चलने लगा। देखिए इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे धीरे धीरे मुगल वंश किस तरीके से बढ़ रहा है, उसने कौन कौन से और ज्यादा युद्ध लड़े। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहां देखेंगे दोस्तों हम लोग 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। वो युद्ध था जिसने ये साबित कर दिया कि अब भारत पर एक छत्र शासन किसका होगा, मुगलों का होगा। यहां से हम लोग देख लेते हैं ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों अकबर और इस बीएस का मतलब वर्सेस है दोस्तों, बानाम भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। दोस्तों यहां से एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अकबर और हेमू के बीच में जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था तो हेमू एकमात्र ऐसा सेना नायक था जिसने पूरी लाइफ में 24 युद्ध लड़े थे और 24 युद्ध में 22 युद्धों में वो विजयी रहा था। तो यहां पर दोस्तों हेमू 22 युद्धों का विजेता था और दूसरी तरफ जो अकबर था, अकबर की उम्र इस समय 13 साल थी। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक 13 साल का बच्चा हेमू के सामने था। हेमू एक बहुत अच्छा सेना नायक था। तो यहां पर क्या हुआ, जब युद्ध ये प्रारंभ हुआ तो सारा युद्ध हेमू के पक्ष में जा रहा था। हेमू ने अपने हाथियों से क्या करना शुरू करा दिया, अकबर की सेना को कुचलना शुरू करा दिया। शुरू में तो हमें लग रहा था कि हेमू की विजय हो जाएगी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कोई तीर बाहर से आया और हेमू की आंख में लगा आके। जैसे ही हेमू की आंख में लगा, हेमू अपने रथ से गिर गए, अपने घोड़े से नीचे गिर गए और जल्दी से क्या किया, अकबर ने पूरी सेना पे कमांड कर लिया और हेमू की सेना को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। हेमू की मृत्यु के बाद हेमू जब बेहोश हो गए थे अपने रथ से नीचे गिरने के बाद, तो उनकी सेना में भगदड़ मच गई। तो सेना में जब भगदड़ मच गई और हेमू बेहोश होकर जब नीचे पड़े थे, थोड़े दिन बाद जब उनको होश आया तो अकबर के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। अकबर एक जगह बैठे थे, जब हेमू को उनके पास लाया गया उस समय अकबर की उम्र थी मात्र 13 साल। यहां से लिख देता हूं 13 साल। तो अकबर जब बैठे हुए थे, पड़ोस में बैरम खां खड़े हुए थे, तो उनके सैनिक जब हेमू को पकड़ के लाए अकबर के पास, तो उन्होंने बताया कि ये हेमू है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो 13 साल का अकबर तुरंत उठा और उसने अपनी तलवार निकाली और हेमू का गला काट दिया। तो दोस्तों ये थी नेतृत्व करने की क्षमता अकबर की, इसीलिए हम लोग उसको सम्राट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वैसे मैं बताना चाहता हूं, हमारी इंडियन हिस्ट्री में मात्र 2 ही शासक ऐसे हुए जिनके नाम के आगे हम लोग सम्राट लगाते हैं, एक सम्राट अशोक और दूसरा सम्राट अकबर। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा एक युद्ध और लड़ा गया जिसको हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, यह भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर्स में। तो यह युद्ध जो है वो अकबर
और महाराणा प्रताप के बीच में हो रहा है। दोस्तों देखिए, इस युद्ध में भी अकबर की विजय हुई। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से सुरक्षित भाग गए थे। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, अकबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो राणा प्रताप भी यहां पर एक महान शासक थे, ये भी एक राजपूत शासक थे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 1757 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध और लड़ा गया, जिसको हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, प्लासी का युद्ध। दोस्तों ये जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। दोस्तों सिराजुद्दौला क्या है, बंगाल का नवाब था। यहां पर आप लोग याद रखोगे, मैं यहां से लिख भी दे रहा हूं, बंगाल का नवाब। दोस्तों अब हम लोग यहां पर देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है। अंग्रेज भी बहुत सारे युद्धों में भाग ले रहे हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो अंग्रेजों के द्वारा जीते गए थे। अब हम लोग धीरे धीरे उनको देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट युद्ध के पास चलते हैं। 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध और हो रहा है, जिसको हम लोग बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वाला जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, यहां से लिख देता हूं मैं, अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में। दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। एक युद्ध मैं और लिखवाने जा रहा हूं, फिर उसके बारे में और बताऊंगा आपको। 1760 दोस्तों 1760 ईस्वी में एक युद्ध और हुआ, जिसको हम लोग बांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं, बांडीवास का युद्ध। यहां से हम लोग देखेंगे दोस्तों किसके किसके बीच में हो रहा है। ये अंग्रेजों के बीच में हो रहा है और दूसरी तरफ कौन थे, फ्रांसीसी। यहां पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, मुगल काल के बाद, मुगल शासन के बाद अब सारे युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़े जा रहे हैं, उनके द्वारा ही जीते जा रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि हमारे पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा था कई सालों तक। उसका रीजन यही था, धीरे धीरे अंग्रेज किसको पराजित कर रहे हैं, बाहर से जो शक्तियां आई थी उनको धीरे धीरे पराजित कर रहे हैं। उन्होंने डचों को बाहर निकाला, उन्होंने फ्रांसीसियों को बाहर निकाला। अब इसी क्रम में हम लोग आगे देख लेते हैं। 1761 ईस्वी 1761 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध और हुआ था, जिसको हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। यहां से दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए दोस्तों, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। साल बहुत जरूरी है याद रखना दोस्तों। और यहां पर मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सन याद होनी चाहिए, डेट से याद होनी चाहिए। गलत कहते हैं वो लोग। हिस्ट्री में आप क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उनको याद रखना है। जो डेट्स मैं लिखवा रहा हूं बस आप उनको याद रखो। 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर देने जा रहे हो, बस इन डेट्स को जरूर याद रखना दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, यहां से देख लेते हैं हम लोग। अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ जो शासक थे वो कौन थे, मराठे। यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मराठे मुगलों के बाद एकमात्र ऐसी शक्ति थी भारत में, वो थी मराठा, जो धीरे धीरे शिवाजी के नेतृत्व में पूरे भारत पर कमांड कर रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, शिवाजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद एक पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में लड़ा गया। ये अब्दाली है दोस्तों, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में लड़ा गया और यहाँ पर मराठे पूरी तरीके से खत्म हो गए थे दोस्तों। खत्म होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये युद्ध इतना भयानक था। यहाँ पर एक इतिहासकार थे A.N. सरकार, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें महाराष्ट्र का ऐसा कोई ही घर छूटा हो जिससे कोई ना कोई व्यक्ति मरा ना हो, और कुछ घर तो पूरी तरीके से सर्वनाश, कुछ घरों का पूरी तरीके से सर्वनाश हो गया। तो A.N. सरकार ने अपनी किताब में लिखा था ये युद्ध कितना भयानक था। तो यहाँ पर मराठे पूरी तरीके से नष्ट हो गए, खत्म हो गए। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट युद्ध।
यहां से दोस्तों हम लोग एक युद्ध और देखते हैं, 1764 का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहां पर दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है, यहां से हम लोग देख लेते हैं। बक्सर का जो युद्ध है वो अंग्रेजों के बीच में, यहां पर एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ दोस्तों मैं बताना चाहता हूं तीन शासक थे, तीन सुल्तान थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पेपर्स में पूछा जाता है, इसको हमेशा आप लोग याद रखोगे। कौन कौन से तीन लोग थे वो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, 1 2 3। देखिए सबसे पहले यहां पर अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखोगे। और यहां पर एक शासक और थे जिनका नाम था बंगाल के नवाब मीर कासिम। देखिए दोस्तों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, यहां से देख लीजिए आप लोग, मैं दिखाना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर जो मुगल सम्राट था उसका नाम आप लोग याद रखोगे, शाह आलम द्वितीय सेकंड, ये था मुगल सम्राट। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं बता रहा हूं आपको, अंग्रेजों ने, आप देखो यहां से देखना स्टार्ट करो, प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए, बंगाल के नवाब को पूरी तरीके से हराया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बाहर निकाला। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर निकाला। अब यहां पर बक्सर का जो युद्ध हो रहा है, वहां पर जितने भी शासक थे, जो सुप्रीम पावर थी, यहां से देख लेते हैं, अवध के नवाब को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं बंगाल के नवाब को भी अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया गया। और शाह आलम को तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर शाह आलम को, यहाँ शाह आलम जो है वो मुगल सम्राट है, इनको यहाँ पर पूरी तरीके से 26 लाख रुपए की पेंशन दे दी गई थी। यहां से आप लोग याद रखोगे, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, इसको भी बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध था, इसको आप सही से याद रखोगे, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों शासक यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिए गए। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। यहां पर दोस्तों एक युद्ध और हो रहा है 1774 ईस्वी में, जिनको हम लोग रोहेला के युद्ध के नाम से जानते हैं, रोहेला युद्ध। दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे, रोहेला कौन है, आपने रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। तो रोहेलखंड में जो लोग शासन करते थे या जिनका वर्चस्व था, उनको हम रोहेला सरदार के नाम से जानते थे। तो 1774 ईस्वी में रोहेलाओं के बीच, अंग्रेजों और रोहेलाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजयी रहे थे। और किसके बीच में हुआ था, रोहेला सरदारों के बीच में हुआ था, रोहेला सरदार। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो मैं पहले शासक लिख रहा हूं वो डब्ल्यू यानी जीते हुए शासक है, और दूसरा वाला जो शासक है वो हारे हुए शासक है। तो यहां पर आप लोग इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो युद्ध है वो बरेली से लगभग 40 किलोमीटर दूर मीरानपुर कटरा में हुआ है। यहां से मैं लिख देता हूं, मीरानपुर कटरा में। यह युद्ध मीरानपुर कटरा में हुआ था। यहां पर हाफिज रहमत खान थे। यहां से दोस्तों आप लोग याद रखोगे, रोहेला सरदार हाफिज रहमत खान के नेतृत्व में लड़ रहे थे। नेतृत्व, एक बात यहां से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस युद्ध में हाफिज रहमत खान नेतृत्व कर रहे थे और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। यहां पर दोस्तों और हम लोग नेक्स्ट युद्ध को पढ़ते हैं 1795 ईस्वी में। 1795 ईस्वी में एक युद्ध और हुआ था जिसको हम लोग खुर्दा के युद्ध के नाम से जानते हैं, खुर्दा का युद्ध। तो दोस्तों यहां पर बताना चाहता हूं, ये युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। ये युद्ध मराठों और निजामों के बीच में हुआ था। तो यहां से दोस्तों देख लीजिए, मराठों ने पूरी तरीके से निजामों को पराजित कर दिया। यहां पर आप एक बात समझने की कोशिश करिए,
हमारे भारत के जितने भी शासक हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा मराठे निजामों को पराजित कर रहे हैं। अब निजाम कौन थे दोस्तों? यहाँ पर कुछ शासक ऐसे थे जो अपने आप को अपनी एक टाइटल अलग से ही धारण कर लेते थे। जैसे आपने सुना होगा अवध के नवाब, बंगाल के नवाब। अभी यहाँ हैदराबाद में जो शासक थे उनको हम निजाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हैदराबाद में जो निजाम थे वो मराठे कहाँ शासन कर रहे थे? महाराष्ट्र में। तो मराठों के द्वारा निजाम को पूरी तरीके से पराजित कर दिया गया। इसी का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया है जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ये कुछ युद्ध ऐसे हैं दोस्तों, इनको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पेपर्स में ऐसे ही ये युद्ध पूछे जाते हैं। बस आप डेट याद रखिए और मैं जो भी उनकी विशेषताएं होंगी वो मैं आगे आपको लिख दूंगा। यहां पर दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम युद्धों को पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ये एक विश्व युद्ध था लेकिन उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा था। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध। यहां से आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे, ये 4 साल चला था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कितने साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे 14 से 18 ईस्वी तक चला था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में 1939 से लेकर 1942 तक। 1939 से लेकर 1942 ईस्वी तक जब चला था यह था द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला किया और वो हमला इतना खतरनाक था कि उसका इफेक्ट हमें, उसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। अभी भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी संतानें पैदा होती हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अभी तक अपंग ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों उसका इफेक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 1962 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध लड़ा गया था भारत और चीन के बीच में। भारत वर्सेस चीन। दोस्तों यहां पर हम लोग याद रखेंगे 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। ये एज इट इज आपको याद रखना है क्योंकि पेपर्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 1965 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध और लड़ा गया 1965 ईस्वी में। तो 1965 में जो युद्ध लड़ा गया था वो था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था युद्ध और हमेशा विजयी कौन होता है? हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत हमेशा विजयी रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से 1971 ईस्वी में एक युद्ध और लड़ा गया। यह भी युद्ध दोस्तों हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों ये युद्ध बेसिकली किस लिए हुआ था यहां पर बता देता हूं। इस युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं बांग्लादेश का जन्म। यहां पर मैं लिख देता हूं बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, बांग्लादेश राष्ट्र बना। तो इसको आप लोग याद रखें दोस्तों। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है बांग्लादेश, एक तो सन याद रखोगे 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक समझौता हुआ था। तो समझौते के दौरान बांग्लादेश एक राष्ट्र बना था, अलग राष्ट्र बना था। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध जिनको आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों अब क्या करना है, इसी तरीके की और भी वीडियोस मैंने डाली हैं। तो सारी वीडियोस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको यहां से मिलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, अभी सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लोगे। अभी क्या करना है, आपको अपने प्लेबैक स्पीड को बढ़ाना है और जल्दी जल्दी से सारी वीडियोस देख लेनी, क्योंकि यहाँ पर 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलना तय है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, किसी का भी पेपर देने जा रहे हो, एसएससी का, यूपी पीएससी का, किसी का भी पेपर दोगे, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।